हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट, कौन कौन से वो फैक्टर है जो रेट को इफेक्ट करते हैं। उसमें हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट इसके बारे में स्टडी किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसके बारे में स्टडी किया था, थर्ड टॉपिक में स्टडी किया था टेम्परेचर, फोर्थ टॉपिक स्टडी किया था रेडिएशन। ठीक है, और 5 टॉपिक हमने वहां पर स्टडी किया था कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो सारे टॉपिक्स है ये सारे के सारे पॉइंट्स है, बोलेंगे सारे के सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। जो रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट को आप किससे नोट करते हो, के से नोट करते हो, के से डिनोट करते हो। के का जो वैल्यू होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो के होता है ना, के रेट कांस्टेंट, उसके लिए पहला ही टॉपिक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसी भी रेट, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को शो करता है। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा के का वैल्यू ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। सेकंड, ये जो के का वैल्यू होता है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये के का वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस पर इंडिपेंडेंट होता है, तो हम बोलेंगे ये जो है वो रिएक्टेंट स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और हम बात करें ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हम ये बोलेंगे कि जो रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो किसी भी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करता है। तो हम बता रहे हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है वो देखो, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड के बारे में क्या करता है, आइडिया देता है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, दैट मीन्स हम बोलेंगे ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फास्टर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट हो। ये हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, द रेट कांस्टेंट, the rate constant independent upon the reactant species, upon the concentration of reactant species। reactant species की concentration पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये चीज अपनी बोली है। एक और फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ईच रिएक्शन इज डेफिनेट। क्या होती है, डेफिनेट होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए। ये किसके बारे में जानकर देता है, स्पीड के बारे में जानकर देगा। और ये किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। और इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का जो के होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारा लेक्चर 4 है चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
देखिए किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं या ऑर्डर होता है क्या है। देखिए ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले लो मास एक्शन वाला जो रूल है वो याद होना चाहिए। लो मास एक्शन क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो रेट होती है, ठीक है, रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड करता है। ठीक है, रेट ऑर्डर कैसे फाइंड आउट की जाएगी, आपको सबसे पहले रेट लो के अकॉर्डिंग रेट इक्वेशन बनानी पड़ेगी, R बराबर के ये वाली। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रेट फाइंड आउट या फिर ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये ऑर्डर होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, किसी भी रेट एक्सप्रेशन में, ठीक है, या किसी भी रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उस कंसंट्रेशन के पावर का सम ऑफ द कंसंट्रेशन पावर जो है उसका सम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्डर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लिख देते हैं, इट मे बी डिफाइंड है it may be defined as the sum of the power of concentration terms present in the rate law expression, present in the rate law expression. The sum of the power of the concentration, present in the rate law expression. Rate law expression में जो कंसंट्रेशन की पावर है उसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन आप इसको आगे बढ़ा सकते हो ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो हम देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन हमारे पास N1A प्लस N2B और आपको यहां से क्या मिला है, एक प्रोडक्ट मिला है। इसके लिए आप ऑर्डर फाइंड आउट कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या लिखना है, रेट एक्सप्रेशन देना है। रेट लो से आपको रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन देना है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए का मोलर कंसंट्रेशन, बी का मोलर कंसंट्रेशन और इनका कोएफिशिएंट जो होगा वो पावर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसके लिए रेट क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा और के रेट कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ए की पावर N1 और साथ में बी की पावर क्या मिलने वाला है, N2 मिलने वाला। अब हमने क्या बोला था, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन की पावर क्या है, N1 और N2, इनका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, N1 प्लस N2। ये सम ही हमारे पास क्या आ गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। रिएक्शन का क्या निकाल लिया हमने, ऑर्डर निकाल लिया। ठीक है, करो इसको। ठीक है, चलो लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आप किसी भी रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स हम देख रहे हैं। पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। किसी भी रिएक्शन को आप डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आप इसको प्रैक्टिकल वैल्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का। सेकेंड पॉइंट इसके लिए क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। इट में भी जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू, जीरो भी होगा और फ्रैक्शनल वैल्यू भी होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी हो सकता है और या फिर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज एलिमेंट्री रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा ये क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म का आइडिया प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले अपन थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ए एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है अभी बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन के लिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, वन स्टेप में कंप्लीट होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है, मोर देन वन स्टेप में क्या होगी, कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और पॉइंट लिख लेते हैं, डी पॉइंट, ठीक है। इट प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उस रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी हमें एक आइडिया प्रोवाइड कराती है, कौन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कॉपी करिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी ऐसी रिएक्शन के लिए जो एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो रही हो। रिएक्शन क्या हो रही हो, एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो रही हो, तो उसके लिए हम रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, या सॉरी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन के अंदर जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही उसके ऑर्डर को डिटरमाइन करेगा, ऑर्डर को बताएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ ए रिएक्शन, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ ए रिएक्शन takes place in different step, then slowest step is a rate डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा ना वो हमारा क्या होगा, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ध्यान रखिएगा, हमें सिर्फ स्लोवेस्ट स्टेप को ही काम में लेना है, ठीक है। जैसे मैं आगे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब ये कितने स्टेप में पूरा हो रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है। अगर रिएक्शन 3 स्टेप या फिर बोल दीजिए रिएक्शन डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट हो तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही उस रिएक्शन का क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, या उसके द्वारा आप ऑर्डर को डिटरमाइन
कर पाओगे। ठीक है, जैसे हमने ले लिया है N2O5, N2O5 को जब आप ब्रेक करोगे आपको मिलेगा N2O3 प्लस साथ में मिलेगा O2, ये आपको मिल गया। यहाँ पर पहला स्टेप ही क्या है आपका, स्लो स्टेप। पहला स्टेप क्या है, स्लो स्टेप। जब ये वापस रिएक्शन करेगा आगे, इसका डिकम्पोजिशन होगा, तो ये आपको ब्रेक मिलेगा NO प्लस NO2। ये आपका क्या होता है, एक फास्ट स्टेप। आगे हम क्या बात करेंगे कि ये जो NO बना है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बना है, ये वापस N2O5 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, या N2O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, N2O3 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। N2O3 के साथ जब NO रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा 2NO2, और ये स्टेप भी क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। तो आप देख रहे हो कौन सा स्टेप स्लो है, एक रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो 3 स्टेप में पूरी हुई है। इन तीनों स्टेप में से पहला स्टेप स्लो स्टेप है। जब कोई भी रिएक्शन डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट हो तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, और उसी के द्वारा हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। ठीक है, एंड इट इज, क्या बोल सकते हो, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इसके लिए हम एक लाइन और लिख सकते हैं, हियर फर्स्ट स्टेप is the slowest step. It determining the order of reaction. Order of reaction. अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या R बराबर K। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जब आप इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन करके लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, N2O5 की कंसंट्रेशन, यही आपके लिए रेट डिटरमाइनिंग, और R इक्वल टू क्या लिख दोगे, K N2O5। ये इसके लिए क्या आ गया, एक रेट इक्वेशन आ गई है। तो फिर करो इसको। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि वो कौन कौन सी रिएक्शंस है जिनका ऑर्डर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, उन एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके टाइप चल रहे हैं जिसके ऑर्डर को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना रहने वाला है हमारे पास, जीरो रहने वाला है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा ऑर्डर बोलेंगे उसको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, जीरो, तो उसे जीरो ऑर्डर बोल देंगे, और जहां ऑर्डर का वैल्यू क्या होगा, एक, उसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और जहां ऑर्डर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, दो मिलेगा, उसे अपन क्या बोल देंगे, सेकंड ऑर्डर, और जहां पर ऑर्डर का वैल्यू 3 मिलेगा उसे हम क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होगी। ठीक है, जैसे हम आगे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमारे पास है H2 प्लस Cl2, ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, 2HCl, प्रकाश के प्रेजेंस में दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में, और 2HCl बनाएंगे। ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। वही आपने ले लिया है N2O, ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा, इधर N2 और इधर क्या बन जाएगा, हाफ। ये भी क्या है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, 2NH3। 2NH3 को आप या तो आयरन की प्रेजेंस में आप करा दीजिए, या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में आप करा दीजिए। तो मैंने यहाँ प्लेटिनम की प्रेजेंस में डाल रखा है, एक तो N2 मिलेगा, दूसरा 3H2। तो डिकम्पोजिशन ऑफ
अमोनियम डिकम्पोजिशन ऑफ N2O H2 प्लस Cl2 का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में 2HCl फॉर्मेशन। ये कौन से एग्जांपल से आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके अलावा 2HI यानी कि HI का डिकम्पोजिशन गोल्ड की प्रेजेंस में अगर आप कराओगे तो H2 प्लस I2 फॉर्म होगा। ये भी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इनके लिए अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, या रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू के, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, H2 पार्टिसिपेट कर रहा है और Cl2, ऑर्डर क्या लगा देना, जीरो। अगर यहाँ पर आपने कुछ नहीं लगाया तो एक इसका माना जाएगा, एक इसका माना जाएगा, एक और एक जुड़कर दो हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान रखिएगा ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। पावर क्या लगानी पड़ेगी, जीरो लगानी पड़ेगी। ऐसे इसके लिए अगर आपको रेट निकालना पड़े तो रेट क्या लिखोगे, के N2O। ध्यान रखिएगा पावर क्या लगा देना, जीरो लगा देना। जीरो लगाते ही पता चलेगा कि ऑर्डर कैसा है, जीरो ऑर्डर है। अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो NH3 डबल है, 2 है तो यहाँ पावर 2 आनी चाहिए, नहीं, 2 आते ही वो सेकंड ऑर्डर बनेगा जो कि हमें नहीं बनाना है। क्या लगाना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे अगर आप इसका ऑर्डर बनाओगे तो इसका रेट बनाओगे तो क्या मिलेगा, रेट इक्वल टू, हम इसका रेट लिखना सीख रहे हैं, क्या लिखना सीख रहे हैं, रेट लिखना सीख रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर रेट दिया, इसका रेट भी क्या लिखोगे आप, HI लिखोगे, उसकी पावर क्या लगाओगे। ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है जो आपको पता होंगे। कॉपी करो इसको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जीरो ऑर्डर के बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर, यहां पर हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। रिएक्शन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर 1 है तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। NH4NO2 का थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम नाइट्राइट, सॉरी अमोनियम नाइट्राइट। क्या मिलेगा आपको, N2 प्लस 2H2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं क्या, जैसे मैंने ले लिया है H2O2, H2O2 का थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हैं। क्या मिलेगा, H2, चाहो तो इसको डबल करके लिख लो, 2H2 प्लस O2। ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, और ले सकते हो आप N2O5। N2O5 भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका भी अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हो तो आपको मिलेगा 4NO2 प्लस O2। इसके अलावा आप और ले सकते हो, जैसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, जैसे मैंने लिया है CH3 COO C2H5, ये एक एस्टर है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में H+। तो क्या मिलेगा, CH3 COO, ये माइनस लेके जाएगा। ठीक है, तो इसके पास आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, और फिर माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर CH3 COH, और इधर क्या मिलने वाला है, C2H5OH। वाटर में H+ OH माइनस होता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। इसके अलावा आप सुक्रोज का भी क्या, सॉरी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुआ, इसी की तरह आप क्या कर सकते हो, सुक्रोज C12H22O11, ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज का भी आप क्या कर सकते हो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा सकते हो। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 2 मोल, 2 सेम मोलर मास वाले, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स C6H12O6, जिनमें से एक ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। ग्लूकोज पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप वो एल्डिहाइड होता है, ध्यान रखिएगा, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, कीटोन होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद तो दिक्कत यहाँ तक। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिके ऑफ रेडियो एक्टिव, डिके ऑफ
रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिके है वो भी क्या होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा एजो आइसोप्रोपेन, उसका भी डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कॉपी करो इसको। चलिए अब हम देखने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बारे में बात करें। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके होगा, 2 के होगा। ये क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। साबुन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन में क्या होगा, एक एस्टर कंपाउंड आप लेंगे, ये हमारे पास एथिल एसिटेट है। एथिल एसिटेट को क्या कर दीजिए, बेस की प्रेजेंस में या बेस के साथ रिएक्शन करवाइए, क्या होगा, साबुन का फॉर्मेशन होगा, सोप का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका Na+ जुड़ जाएगा, C2H5 के साथ आपका OH माइनस जुड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा, C2H5। इसको आप क्या नाम देते हो, स्वॉप साबुन, इसलिए इसको बोला जाता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी रिएक्शंस और आती है, जैसे हम पढ़ते हैं ध्यान रखिए, Na2 जब ब्रेक होता है तो एक यानी कि 2 मोल ले लो, इसके 2 मोल होगी तो क्या मिलेगा, NO+, और आप इसकी रिएक्शन H2+I2 तो क्या मिलेगा आपको, 2HI। ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर क्या कर देते हो, AU डाल देते हो तो एक कौन सी जाती है, कौन सी ऑर्डर में चली जाती है, ये 0 ऑर्डर में चली जाती है। इसके अलावा आप Cl2 भी इसमें ले सकते हो। Cl2 में क्या होगा, 2Cl+½ ये भी क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कॉपी करो। अब इनके ऑर्डर लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, ऑर्डर जैसे यहाँ पर तो एक ही प्रमाण हो रहा है, तो आप यहाँ पर उसको डबल करके लिख सकते हो, क्या आ गया 4 और इधर क्या हो गया, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर लिखते हो, अगर आपसे पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ या इसका रेट बताओ, रेट कैसे लिखोगे, तो रेट लिखना पड़ेगा, रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन कौन है, CH3 COO C2H5 एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, NaO, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो ऑर्डर क्या हो गया आपके पास, 1 + 1 = 2 हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके बाद हम देख रहे हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may be in फ्रैक्शनल वैल्यू। ऑर्डर क्या हो सकता है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है, जैसे 3/2 4/2 5/2, ठीक है, ऐसी वैल्यूज भी हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है, H2+Br2, ये रिएक्शन हमने देखी है, क्या बनेगा, 2HBr बनेगा। इसके लिए अगर आप रेट लिखो तो रेट आएगी K = H2, साथ में क्या लिखोगे, Br2। H2 का एक कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन, और इसका क्या आएगा, 0.5 मोलर कंसंट्रेशन यूज में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या बोल दोगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कितना आएगा, 1 + 0.5 = क्या लिखोगे, 1.5। ठीक है, ऐसे ही एक और कंपाउंड हमारे पास होता है, एक और कंपाउंड है CH3CHO, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये भी क्या होता है, एक फ्रैक्शनल ऑर्डर लगता है। कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो CH3 CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा CO। इसके लिए अगर आप रेट फाइंड आउट करोगे तो रेट होगी
कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5, कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा। तो आपको देख के पता चल जाएगा अब ऑर्डर कितना है इसका 1.5, ये आपको याद रखने के लिए क्या करना है, याद करना है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ स्पेंड फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है।